हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ एक और मसला लेकर जो हमारे पेशेंट्स के साथ में हमें फ़ेस करना पड़ता है। जैसे मैं आपको बताऊँ कि मेरे पास एक फ़ोन कॉल आया और उन्होंने कहा जी हमारी माताजी हॉस्पिटल में एडमिट हैं पुणे में और डॉक्टर्स समझ नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करना चाहिए। उनकी हालत गंभीर है, उनकी जान खतरे में है। तो चूँकि वो मेरे पुराने पेशेंट रह चुके हैं, पहले मेरे से दवा लेते थे जब देहरादून में थे, बाद में वो लोग पूना शिफ्ट कर गए, तो उनका विश्वास था मेरे ऊपर कि मैं उनको सही सलाह दूँगी। तो मैंने कहा बताओ मसला क्या है। तो उन्होंने ये बताया कि जी मेरी मदर को हार्ट पेशेंट हैं, उनको पेसमेकर लगा हुआ है और उनकी हार्ट बीट इरेगुलर रहती है। इस वजह से पेसमेकर से ठीक है, लेकिन एट्रियल फिब्रिलेशन जिसमें जो अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट होते हैं, 2 एट्रिया, ऊपर के 2 चैम्बर्स, वो प्रॉपर ऐसे बीट ना करके वो ऐसे 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 बीट करते हैं, ऐसे 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 जल्दी जल्दी। और उसमें आप हार्ट बीट अगर चेक करेंगे नाड़ी पर, पल्स में, हाथ में, तो ठीक से आपको पता भी नहीं चलेगी, काउंट नहीं कर पाएंगे। उसकी वजह से उनको ब्लड थिनर देना पड़ता है जिससे कि हार्ट के अंदर क्लॉट ना बने, क्योंकि जब हार्ट बीट ऐसे 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 होती है ना, तो खून इकट्ठा होगा, आगे बढ़ेगा नहीं, तो खून में थक्के बनेंगे, थक्के ना बने जिससे, इसलिए ब्लड थिनर देना पड़ता है। उससे लिवर पे असर आता है, लिवर पे असर आता है तो फिर ब्लड प्रेशर भी गड़बड़ होता है और कई मसले शुरू हो जाते हैं, डाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। तो मैंने कहा ये बताओ अब दिक्कत क्या है। तो कहने लगी जी दिक्कत ये है कि पोटेशियम उनका बहुत हाई चला गया। ब्लड में जो पोटेशियम की लिमिट होती है 3.5 से समझिए आप 5.2 तक होना चाहिए, लेकिन अमूमन हम कहते हैं 4.5 से 4.8 से ऊपर नहीं होना चाहिए। तो सोडियम, मैंने कहा सोडियम बताओ। कह रहे जी सोडियम कम जा रहा है, उसके लिए तो वो उनको नमक का पानी पिला देते हैं या कह देते हैं ज़्यादा नमक खा लीजिए डाइट में। लेकिन पोटेशियम का समझ नहीं आ रहा कि क्या इशू चल रहा है, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे हैं और मदर हॉस्पिटल में है और उनकी जान खतरे में है। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मुझे आप ये बताइए कि कौन कौन सी दवाएं उनको हॉस्पिटल में दी जा रही हैं, तो मैं कुछ रिसर्च करूं, कुछ तहकीकात करूं कि ऐसा क्यों हो रहा है। खाने में आप उनको कोकोनट वाटर भी नहीं दे रहे पीने के लिए, नींबू मना कर दिया डॉक्टर ने क्योंकि इन सब चीज़ों में पोटेशियम होता है। चलो ठीक है, तो वो उनको ब्लड प्रेशर की मेडिसिन के साथ साथ, चूँकि उनका ब्लड प्रेशर बहुत मुश्किल से कंट्रोल होता था, तो उनको पेशाब पास करने वाली दवाएं जिनको डायूरेटिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, वो देते थे। तो मैंने बता डायूरेटिक का नाम बताइए। अब डायूरेटिक उनको दे रहे थे डाइटोर 20+, जिसकी वजह से पेशेंट डिहाइड्रेट भी होता है और डाइटोर की वजह से ही उनका ब्लड में पोटेशियम बढ़ रहा था। अब ये बात वहाँ डॉक्टर समझ नहीं पा रहे। अब देखिए, मैं तो होम्योपैथ हूँ, क्वालिफाइड हूँ, BHMS हूँ, मैंने तो होम्योपैथी की पढ़ाई करी है, लेकिन आज के ज़माने में, वर्तमान में, हमें ये भी सोचना पड़ेगा कि जो हमारे पास इस तरह की समस्याएं आती हैं, जो पेशेंट्स हमारे एलोपैथिक दवाओं पे हैं, हमें तुरंत WebMD जैसी एक मेडिकल साइट है, गूगल पे जाइए, WebMD एक बहुत रिलायबल साइट है डॉक्टर्स के लिए, और उस पे जाके अपना सर्च बॉक्स में डाल दीजिए कि हाउ सीरम पोटेशियम राइजेस, व्हाट आर द कॉजेज़, तो आपको मिल जाएगा। तो मालूम ये पड़ा कि डाइटोर 20 जो उनको पेशाब पास करने की दवा दी जा रही थी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए, वो एक पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक है। माने वो सोडियम को तो निकलने देगा पेशाब में, लेकिन पोटेशियम को रोक लेगा। जब पोटेशियम को रोक लेगा तो ब्लड में पोटेशियम की मात्रा बढ़ जाएगी। अब पोटेशियम बढ़ने से क्या होता है, पोटेशियम बढ़ने से हार्ट फिर फड़फड़ाने लगेगा, हार्ट की जो गति है और जो उसकी रिदम है वो गड़बड़ा जाएगी और पेशेंट कार्डियक अरेस्ट में भी जा सकता है, सडन मृत्यु हो सकती है। तो बहुत ख़तरनाक चीज़ है। तो मैंने उनको कहा कि आप अपने वहाँ जो डॉक्टर्स उनको देख रहे हैं उनको बताइए कि भाई साहब, ये जो डॉक्टर साहब, ये जो डाइटोर 20 चल रही है, इसको बदल के आप जो है Lasix 40 दीजिए। अब Lasix 40 भी एक डायरेटिक है, लेकिन वो पोटेशियम स्पेयरिंग नहीं है, वो सोडियम को भी निकालेगा, पोटेशियम को भी निकालेगा। तो ये फ़ायदा होगा कि पोटेशियम भी निकल जाएगा, और यदि कम हो जाए तो आप कोकोनट वाटर, नींबू पानी, कुछ इस तरह की चीज़ लेके उसको फिर बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन मैंने उनको ये हिदायत दी कि भाई आप पोटेशियम वाला जो ये
रोक निकालने वाला जो डायरेटिक है लैसिक्स 40, ये पूरी 40 वाली एक गोली जो होती है वो ना दें, उससे और डिहाइड्रेट हो जाएगा पेशेंट। आप केवल आधी गोली दें उसमें से, और एक दिन छोड़ के एक दिन दिलवाइए, ज़्यादा मत दीजिए। और हो सके तो पेशेंट को घर ले आइए, क्योंकि पेशेंट की ब्लड प्रेशर कंट्रोल्ड है, कोई ऐसी इमरजेंसी फ़िलहाल नहीं दिख रही। डॉक्टर सिर्फ उनका पोटेशियम नहीं मैनेज कर पा रहे हैं, और बाकी ये है कि बाकी सब कुछ ठीक ठाक है, बातचीत भी कर रही हैं, खाना खा रही हैं, पेशाब जा रही हैं, मोशन हो रहा है, सब कुछ ठीक है, ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। सिर्फ हमें हार्ट की उनकी चिंता है कि भाई हार्ट कहीं कार्डियक अरेस्ट में ना चला जाए। तो वो कहने लगे ठीक है जी, हम घर ले आते हैं और डॉक्टर साहब से हम लिखवा लेते हैं लैसिक्स 40। मैंने कहा हाँ बिल्कुल, आप लैसिक्स 40 लिखवा लीजिए। और मैंने कहा ये दवा आप दीजिए आधी आधी गोली करके डॉक्टर से पूछ के, और मुझे आप हफ्ते 10 दिन में आप उनका पोटेशियम की रीडिंग फिर बताना। तो देखिए, अब मैं BHMS, वहाँ के डॉक्टर्स जो देख रहे हैं वो MBBS, MD, DM, जितने भी उनकी क्वालिफ़िकेशन होंगी, कार्डियोलॉजिस्ट, उनके ऊपर एक ठप्पा कह लीजिए, स्टैम्प कह लीजिए, या उनकी क्वालिफ़िकेशन के आगे लिखा होता है कार्डियोलॉजिस्ट, कंसल्टिंग कार्डियोलॉजिस्ट, MD मेडिसिन। वो क्यों नहीं पकड़ पा रहे इस चीज़ को? उनकी भी तो पढ़ाई उन्होंने हमसे ज़्यादा पढ़ाई करी है ना एलोपैथी की। उनका फार्माकोलॉजी भी हमने नहीं पढ़ा, हमने तो अपना फार्माकोलॉजी पढ़ा है, हमने अपनी दवाइयों के बारे में पढ़ा है। लेकिन आज ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान की कोई सीमा नहीं है। और ज्ञान के लिए कोई हमें किसी लाइब्रेरी में नहीं जाना, पैदल चलकर या अपनी गाड़ी में बैठकर। आपके हाथ में जो फ़ोन है वो चलता फिरता आपकी लाइब्रेरी है, चलता फिरता आपका डिक्शनरी है, चलती फिरती आपकी मददगार है। तो इस डिवाइस को, अपने फ़ोन को आप जब कभी भी, मैं ये सब पेशेंट्स के लिए कह रही हूँ, जब कभी भी आपके माता पिता, आपको खुद को, आपके पेशेंट्स को इस तरह की दिक्कत किसी भी तरह की हो, तो जो उनकी दवाएं चल रही होती हैं, थायराइड की, BP की या उनकी शुगर की, तो उनको दवाएं चेक करके और ऑनलाइन जाकर मेडिकल वेबसाइट पे जाकर देखा करिए कि कहाँ दिक्कत आ सकती है, उन दवाओं के साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। यदि उन दवाओं के कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो आपको समझ में आता है कि हाँ यही साइड इफ़ेक्ट हमारी मदर में आ रहा है या फादर में आ रहा है और हम समझ नहीं पा रहे हैं, तो समझ जाइए कि वो उसकी वजह से आ रहा है। अब जैसे किसी को खून आ रहा है लैट्रिन में, या काला मोशन हो रहा है काले रंग का, तो समझ जाइए कि खून है, और स्टमक से कहीं ऊपर आंतों में रिलीज़ हो रहा है। लेकिन क्यों हो रहा है? क्योंकि वो खून पतला करने की दवाइयाँ खाते हैं। तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स, इस तरह के पेशेंट्स हमारे पास क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ज़्यादातर लोग 2020 के बाद से बहुत ज़्यादा दवाओं पे आश्रित हो गए, एलोपैथी दवाइयों पर। और उन ड्रग्स के, वो खुद कहते हैं, डॉक्टर्स भी कहते हैं, पेशेंट्स को मालूम है कि उनके साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स का ज्ञान होना आपकी पहली जिम्मेदारी है अपने पेशेंट के प्रति। डॉक्टर्स की जिम्मेदारी है कि आप जब दवा दें पेशेंट को, अगर आप इकोस्प्रिन देते हैं या और कोई खून पतला करने की दवा देते हैं, तो उनको ये ज़रूर बताइए कि भाई हम दे तो रहे हैं आपको, लेकिन कभी आपको अगर नाक से खून आ जाए, रिस जाए, या गम्स में से, मसूड़ों में से ब्लीडिंग होने लगे, या अगर कोई लेडी हैं अगर उनको बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगे पीरियड्स में, या आपके लैट्रिन के रास्ते से आपको कभी खून नज़र आए, तो तुरंत हमें आके बताएं। लेकिन कोई बताता नहीं आजकल, क्योंकि ये शायद ये एक जो प्रोफेशन है हमारा, मेडिकल प्रोफेशन, उसमें एक तो दबाव बहुत ज़्यादा है डॉक्टर्स के ऊपर, पेशेंट्स बहुत ज़्यादा हैं, वक्त नहीं है हर पेशेंट को देने के लिए। आपके पास कम से कम 20 से 25 मिनट से आधा घंटा होना चाहिए, लेकिन आजकल हम देखते हैं कि 2 मिनट 3 मिनट में एक पेशेंट देख लिया जाता है, 5 मिनट में अगर बहुत सीरियस हो तो हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया जाता है। तो इस तरह से मैं आपको ये बता रही हूँ कि किस तरह से हमारे मरीज़ों को साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं दवाओं के, एलोपैथिक दवाओं के कह लीजिए या ड्रग्स के कह लीजिए, और वो समझ नहीं पाते। यहाँ तक कि कई बार डॉक्टर्स भी नहीं पकड़ पाते, जो एलोपैथिक डॉक्टर्स उनको वो दवाएं प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी नहीं समझ पाते। अब उनकी क्या गलती है, क्यों उनसे ऐसी गलती होती है और नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैं सभी होम्योपैथी डॉक्टर्स को ये आह्वान करती हूँ, उनको अर्ज करती हूँ, उनको ये सजेशन देती हूँ कि भाई आपके हाथ में ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये चलती फिरती आपकी लाइब्रेरी है। तो आपको कभी भी पेशेंट आपके पास जो आते हैं दूसरी दवाएं खा के, एलोपैथी दवाएं खा रहे होते हैं, और उनके शरीर में किसी भी प्रकार की जो संबंधी समस्याएं आती हैं, मेडिकल संबंधी समस्याएं, सबसे पहले उनकी एलोपैथिक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स आप अपने फ़ोन में जाकर चेक करें।
WebMD पे चेक करें, टाटा 1mg एक बहुत अच्छी साइट है, उनके अंदर दवा लिखी होती है और दवा के आगे साइड इफ़ेक्ट भी लिखे होते हैं। तो चेक करें कि कहीं इस दवा से तो नहीं हो रहा। तो इसलिए अब मेरे पास देखिए जो ये केस आया हाई ब्लड पोटेशियम का, ये मैंने हैंडल किया। मैं तो होम्योपैथी डॉक्टर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने हैंडल किया और वो बिल्कुल ठीक है। जब 8-10 दिन बाद उन्होंने मुझे बताया तो उनका पोटेशियम आ गया था 5.1, 5.9 जो कि बहुत ज़्यादा ख़तरनाक सीमा में पहुँच चुका था, वो 5.1 आ गया और वो बहुत खुश थे और कार्डियक अरेस्ट की हमारी इमरजेंसी भी ख़त्म हो गई। उसके बाद मैंने उनको समझा दिया, मैंने कहा भाई इनका हर 15-20 दिन में, 1 महीने में आप चेक कराते रहा करें सोडियम पोटेशियम, और जब भी आपको लगे कि कम है तो नींबू पानी पिला दीजिए, मौसमी का जूस पिला दीजिए, संतरा खिला दीजिए यदि मौसम में है, कोकोनट वाटर पिला दीजिए। और सोडियम तो आपको नमक के ज़रिए कंट्रोल में रखना पड़ेगा। नमक जब सोडियम ज़्यादा हो जाए तो नमक कम कर दें, सोडियम कम हो जाए तो नमक मात्रा खाने में बढ़ा दें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सोडियम पोटेशियम को हम लोग बहुत अच्छे से हम उसको नॉर्मल सीमाओं के अंदर रखें। तो बस थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को यही बताना चाहती थी कि होम्योपैथी डॉक्टर्स हों, चाहे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हों, चाहे नेचुरोपैथ्स हों, हम लोगों के पास जब इस तरह के समस्याएं, इस तरह के पेशेंट्स आते हैं तो कदापि उसे ये ना सोचें कि ये हमारी फील्ड का नहीं है, इसे तो हम, उनकी दवाओं को तो हमने देखना ही नहीं है। देखना है, समझना है, जानना है कि क्यों ऐसा इस पेशेंट के शरीर में क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। तो ये कॉमन सेंस, सिंपल कॉमन सेंस की बात है और थोड़ी सी मेहनत करने की बात है। अपने पेशेंट के प्रति एक आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि उसके शरीर में जो जो भी चीज़ें जा रही हैं दवाओं के रूप में, चाहे डाइट के रूप में, चाहे सदमा हो, चाहे स्ट्रेस हो, उसकी पूरी जो उसकी हिस्ट्री है और उसका जो रहन सहन का माहौल है, उसको पूरे को अच्छी तरह से समझें और अपनी ज़िम्मेदारी अच्छे से निभाएं। डॉक्टर्स का फ़र्ज़ है, चाहे वो होम्योपैथी डॉक्टर हो, चाहे वो MD मेडिसिन का डॉक्टर हो, और अपनी ज़िम्मेदारी बहुत अच्छे से निभाएं आप लोग और अपने पेशेंट्स के लिए अच्छे से अच्छा काम करके दिखाएं। इससे आपको ईश्वर की मदद तो आएगी एज ए डॉक्टर, आपको भी आगे अच्छे डॉक्टर्स मिलेंगे। जब आपके फैमिली में कोई दिक्कत आएगी तो ईश्वर आपको अच्छे डॉक्टर्स को मिलाएगा, क्योंकि आप समझते हैं कौन सा डॉक्टर आपको कायदे से अच्छे से देख रहा है, ज़िम्मेदारी से देख रहा है, और कौन सा डॉक्टर आपको एक लापरवाही सी नज़र आती है। आजकल पता चल जाता है कि भाई ये इन डॉक्टर हमारी बात नहीं समझ रहे हैं, या कुछ हम जो इनको बताना चाह रहे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में पूछना चाह रहे हैं, तो डॉक्टर्स जवाब ही नहीं देते हैं, बल्कि पेशेंट्स को उल्टा डांट देते हैं। गूगल से अपनी जानकारी निकाल के लाए हो, अरे भाई गूगल से ही निकाल के लाएंगे और कहाँ से निकाल के लाएंगे। तो आप शुक्र मनाइए कि वो कम से कम आपको जानकारी दे तो रहे हैं। ऐसी एक और पेशेंट का केस मुझे आ रहा है, वो मैं अगली रील में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।